एवरीवन, अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से एम्स से अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत, क्योंकि प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो गया और ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई किए जा रहे हैं बाई 12 जनवरी से 2024 तक, और लास्ट डेट आपकी 26 जनवरी तक है अप्लाई करने की। तो पूरा शेड्यूल है कब एग्ज़ाम होना है। तो नेट और जेआरएफ और CSIR नेट या यूजीसी नेट वो, या विदाउट नेट जेआरएफ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो 12 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 26 जनवरी 2024 है। तो सारी डिटेल आपकी ये दी हुई है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन जो है वो आपकी वो 26 जनवरी है, फ्राइडे के दिन। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 31 जनवरी तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ यानी करेक्शन विंडो जो खुलेगी वो आपकी 31 जनवरी तक रहेगी। ओके, करेक्शन जो विंडो, अगर आपसे कोई नाम या कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर चेंज आपको करना है उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो फॉर करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड, जैसे जो उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, रिजेक्टेड इमेजेस या अदर डिसिप्लिनसीज थ्रू द रजिस्ट्रेशन टैब ऑफ देयर माई पेज आफ्टर लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद माई पेज पे उस पर कर सकते हो। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू चेक स्टेटस ऑन 31 जनवरी 2024 तक आप कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 31 जनवरी 2024 तक। ओके, लास्ट डेट फॉर करेक्शन ऑफ इमेजेस, वो आप करेक्शन वगैरह ये दो यानी स्टार्ट हो जाएगा 31 जनवरी से, और 2 फरवरी तक आप कर सकते हो। उसके बाद है लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉरवर्ड एन अप्रूवल रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन, यानी एनओसी चाहिए टू द फॉरेन नेशनल, यानी जो फॉरेन नेशनल जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं आउटसाइड इंडिया अपेयरिंग इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर जनवरी 2024। तो वो उन्हें क्या है, उनके जो फॉरेन नेशनल्स स्टूडेंट्स हैं, एनआरआई जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एनओसी चाहिए होगी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया से। तो वो उन्हें क्या है, एनओसी के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक अप्रूवल वहाँ से लेना होगा उन्हें एनओसी का। ओके, उसके बाद हमारा है फाइनलाइज ऑफ सेंटर्स। उसके बाद हमारा ये यहाँ फाइनलाइज हो जाएंगे हमारे सेंटर्स, रोल नंबर अलाउटेड। उसके बाद जो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। एक्सेप्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्टेज फर्स्ट, जो स्टेज फर्स्ट है वो आपका डिक्लेरेशन होगा, एक्सेप्ट डिक्लेरेशन और डिपार्टमेंटल असेसमेंट 1-3, और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका 11 मार्च तक आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिनका टेस्ट होने के बाद, जिनका फाइनल रिजल्ट आने के बाद 11 मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, और जो ज्वाइनिंग करनी होगी आपको वो 30 मार्च तक करनी होगी। ओके, अब अप्लाई करने के लिए ये हमारी ये वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। ओके, एप्लीकेशन अगर फ़ी की हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी की 2000 है, ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। SC ST EW इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1600 है, और विद ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। PWD कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एनी फ़ी, यानी जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? वो आप ऑनलाइन करोगे थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। PhD प्रोग्राम, समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा? तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका देखिए हम ऊपर ही जिक्र कर चुके हैं, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा यानी ऑनलाइन रहेगा। ओके, टाइमिंग आपको कितना 90 मिनट्स मिलेंगे स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। 3 स्टेज होंगी आपकी, और
सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी डेट ऑफ एग्ज़ाम कब होगा, ये 9 फरवरी में होने वाला है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिल्ली या एनसीआर दिल्ली में ही रहेगा और आउटसाइड दूसरे स्टेट में नहीं रहेगा। नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स एक शिफ्ट में रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन इसमें जो आपकी दी हुई है वो 10 से 11:30 है। ओके। टाइप ऑफ पेपर वो इंग्लिश में रहेगा। टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा और 4 आपको उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो विच वन करेक्ट आपको चूज़ करना होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके फर्स्ट स्टेज और सेकंड में, यानी फर्स्ट स्टेज में जो है वो आपसे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकंड में 40, यानी टोटल वेटेज जो रहेगा फर्स्ट और सेकंड का वो 70 क्वेश्चन का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कैंडिडेट्स, एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 मार्क्स का और सब्जेक्ट रिलेटेड आपको 40 मार्क्स का रहेगा। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए, जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30, सब्जेक्ट रिलेटेड 40। मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा, करेक्शन आंसर जो है 1 मार्क ईच, यानी सही के जो है और इनकरेक्ट आंसर -1/3, यानी उसके 33% उसमें आपका माइनस होगा। अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू यानी 0, और नोट आंसर्ड उसके लिए भी 0। अगर कोई आपको, तो उसमें तो ना तो आपका लॉस हो रहा है और ना आपका गेन हो रहा है, यानी अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करते हो या अनआंसर्ड मार्क वगैरह करते हो। ओके। मेथड ऑफ कट ऑफ, मेथड क्या रहेगा कट ऑफ का, तो एटलीस्ट 35 मार्क्स से इन स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइन टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज थर्ड, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 35 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप थर्ड स्टेज में जो है के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। Special weightage described in the prospectus will be added only for those candidates who scored at least 35 marks in the first and second combined and are eligible of स्टेज थर्ड, तभी आप स्टेज थर्ड के लिए पहुंच पाओगे अगर फर्स्ट और सेकंड में कितने मार्क्स हों, एटलीस्ट यानी कम से कम 35 मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स 3 times the number of seats advised will be called for स्टेज थर्ड, तभी आपका अगर, क्योंकि थर्ड टाइम्स फर्स्ट और सेकंड में 30 यानी 35 मार्क्स हो तो आप थर्ड स्टेज के लिए एलिजिबल हो गए। और कैंडिडेट्स 3 times द नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट एडवाइस विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज थर्ड, तब उस आपको थर्ड स्टेज के लिए आपको कॉल किया जाएगा। लैब बेस्ड असेसमेंट होगा ये, और ये कितने कैरिंग 20 मार्क्स का रहेगा। ओके। मेथड फॉर रिजॉल्विंग टाइज, the tie cases will be resolved according to the age, date of birth, and the older candidate shall get a preference over the younger one. ओके। तो अगर टाई कर जाता तो टाई केसेस में ये होता है, 2 पर्सन है एक्स एंड वाई, तो अगर एक्स की उम्र कम है और वाई की ज़्यादा है तो वाई वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी जो एजड होगा, जो बड़ा होगा, ओके, तो उसे प्रेफरेंस दे दिया जाता है अगर टाइम मार्क्स में हो जाता है तब। एक तो ये रूल है। क्या समरी और नंबर ऑफ़ सीट्स, ये आपके नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। डब्ल्यू बायोकेमिस्ट्री आप ये देख सकते हैं, सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, क्या दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, यानी जिसमें फंड्स जो है आपको स्कॉलरशिप रहेगी, यानी फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट एफ ए यानी, और सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु हैव ओन गवर्नमेंट फेलोशिप, जो जेआरएफ वगैरह लेकर आए हैं, तो वो है जेआरएफ वाला जो गवर्नमेंट फेलोशिप लेकर आया होगा। ओके। ऑन गवर्नमेंट फेलोशिप, और ये अवेलेबल द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बेस पे है। ओके। फंड्स अवेलेबल, इसका है ये गवर्नमेंट फेलोशिप है, और ये टोटल एफ ए यानी फंड्स यानी प्रोजेक्ट वाली हैं,
सही है, फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट फेलोशिप OF। तो ये टोटल आपकी सीट्स हैं। टोनमी बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कार्डियक बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी सेंट्रल, तो आप ये देख सकते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। तो ये पोस्टें हैं काफ़ी PhD में। तो टोटल जो पोस्टें होने वाली हैं वो हमारी कितनी हैं, 115 हैं, काफ़ी पोस्टें हैं। डिटेल्स ऑफ सीट्स, डिपार्टमेंट, कोर्स, नंबर ऑफ सीट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स की हैं ETC। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट कोड वगैरह है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें कोड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। Candidates will be eligible only seats इन द डिपार्टमेंट्स दे हैव अप्लाइड फॉर, यानी जो इसमें अप्लाई करेगा वो उसी के लिए वो एलिजिबल रहेगा। ओके, कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड सीट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट इन द, यानी जो सिलेक्ट होगा वो मेरिट के बेस पर होगा, जो उसने टेस्ट जितना भी वो स्कोरिंग करेगा मार्क्स। कैंडिडेट्स विद देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप, यानी जो गवर्नमेंट यानी JRF वगैरह CSR का जो JRF रहेगा या UGC नेट, उसके बेस पर जो फेलोशिप मिलेगी, कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ OF एंड फेलोशिप अवेलेबल सीट्स वेयर द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीट्स। जो क्राइटेरिया सीट्स के लिए फुलफिल करेगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विदाउट देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप कैन सेलेक्ट ओनली फेलोशिप अवेलेबल, यानी विदाउट देयर ओन, उसके पास अगर कोई JRF फेलोशिप नहीं है गवर्नमेंट की, तो वो क्या है, ओनली फेलोशिप अवेलेबल, तो उनके लिए फेलोशिप अवेलेबल सीट्स रहेगी। ओके, तो यानी जो नेट और विदाउट नेट वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ से क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। कैंडिडेट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी subjected to eligible criteria of respective project before admission. Candidates who are allotted a seat but do not join या rejoin after joining will not be eligible for any additional rounds of seats allocation, यानी candidates who are allotted a seat, उसे अलाउड हो जाती है सीट और वो ज्वाइन नहीं करता तो वो उसके बाद रीज्वाइन नहीं कर सकता। ओके, जनरल एलिजिबिलिटी वो हम देख लेते हैं। एलिजिबल क्या एलिजिबिलिटी हो फॉर PhD कोर्स ओपन कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स ऑफ स्टडी लिविंग टू द अवार्ड ऑफ डॉक्टर ऑफ डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मस्ट पोजेसेस एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट है मेडिकल क्वालिफिकेशन, अगर मेडिकल क्वालिफिकेशन है तो MBBS या BDS हो, और उसमें जो है आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। ओके, उसमें एग्रीगेट मार्क्स या MD MS MDS DM MCH इन द सब्जेक्ट concerned and a diploma of a national board of examination. Candidates who have obtained only these degree from medical colleges which are not recognized by the medical council of India shall not be eligible, यानी वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो वही अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें
तो कैंडिडेट्स होल्डिंग उनके पास क्या हो एमएससी डिग्री विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन नर्सिंग स्पेशलिटी विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वो उनका यानी वो अप्लाई वो क्या है पीएचडी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स होल्डिंग एमएससी डिग्री उसमें जिन्होंने एमएससी डिग्री हो उसमें कितने मार्क्स होंगे 55% हो यानी 55%। ओके। नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें ऊपर वाले मेडिकल हो गए और फिर उसके बाद B.2C में नर्सिंग हो गया। अब बी हमारा आ गया है नॉन मेडिकल। फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट एलिजिबल शैल बी मास्टर डिग्री 2 years कोर्स यानी 2 साल का जो कोर्स है मास्टर डिग्री का अवार्डेड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट एस पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो रिक्वायरमेंट अपने ऊपर देखिए कैंडिडेट्स होल्डिंग एमएससी यानी क्या करा हुआ हो एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग यानी नर्सिंग के अलावा एमएससी की हो या एमटेक की डिग्री हो एमएस किया हो BHMS विल बी एलिजिबल। तो वो लोग क्या है एलिजिबल है फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी में। कैंडिडेट्स हैव एलिजिबिलिटी अंडर नॉन मेडिकल कैटेगरी शेल हैव एट लीस्ट उसके मार्क्स कितने होने चाहिए 60% मार्क्स होने चाहिए। नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के कितने थे 55%। कैंडिडेट्स पोजेसिंग मास्टर डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज शेल नॉट बी एलिजिबल यानी जिन्होंने एज ए पार्ट टाइम किया है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं है। मास्टर डिग्री इन्होंने प्राइवेट किया है। ओके। स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स स्पेशल वेटेज किसे किसे मिलेगा तो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द बिलो लिस्ट नेशनल इंट्रेंस टेस्ट यानी जो नेशनल इंट्रेंस टेस्ट जो करवाती हैं जैसे यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ वगैरह करती है आईसीएमआर है आईसीएमआर डीबीटी। तो ये जो हैं गवर्नमेंट की बॉडी हैं जो कि टेस्ट करवाती हैं। ओके। यानी अंडर द इसकी बेस पे क्या है आपको फेलोशिप मिलती है अंडर द ऑन फेलोशिप कैटेगरी अपलोड प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग द फेलोशिप इन द ऑनलाइन फॉर्म यानी ज्वाइंट CSIR UGC नेट फॉर JRF के लिए ICMR JRF ICMR SRF DBT JRF NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट इंस्पायर फेलोशिप। तो टू बी एलिजिबल फॉर स्पेशल वेटेज मार्क्स ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। द रिजल्ट ऑफ द अबव लिस्टेड नेशनल इंट्रेंस टेस्ट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन जो क्या किस ईयर का बनाया जाएगा जनवरी 2022 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 26/1 यानी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो क्या है 26 जनवरी 2024 तक। आपने इस बीच में अगर किया है आपका कोई JRF नेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया है तो वही लोग इस पे बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं यानी ऑन फेलोशिप के बेस पे। सिर्फ JRF वाले UGC नेट नहीं क्योंकि नेट में जो है आपका फेलोशिप नहीं मिलती है। द फेलोशिप शैल बी टेनेबल्स एट एम्स यानी न्यू दिल्ली। द लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ द फेलोशिप मस्ट बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो लेटर जो फेलोशिप का जो मिलेगा वो आपको लगाना होगा। पासिंग ऑफ द लिस्टेड नेशनल इंटरनेशनल इज नॉट एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ द फेलोशिप। जो ऊपर दी हुई हैं अगर इसके अलावा कोई और अदर बॉडी है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी फॉर ऑफ सीट्स टू बी एलिजिबल ऑफ सीट्स यानी कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया फुल करना होगा ऑफ सीट्स के लिए कैंडिडेट्स who have qualified the national interest leading to the award of the fellowship tenable at AIMS and are eligible for award of special weightage marks as provided in section BA above यानी BA above BA का above वो ये यानी ये पॉइंट आ गया। ओके। कैंडिडेट्स वर्किंग अंडर यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट यानी इसमें अगर इन शॉर्ट अगर वो एम्प्लॉई है तो उसे क्या लेना होगा वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ओके। यहाँ से भी काम कर रहा है। कैंडिडेट्स आर लाइकली टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या डिग्री वाई या क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए क्या 26/1/2024 तक। ओके।
ऐसा नहीं है कि आप बाद में उसे अप्लाई करोगे कि हमारा रिजल्ट तो आ जाएगा तो 1 महीने बाद हम अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, कैंडिडेट्स हु आर कंप्लीटिंग देयर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन आफ्टर आर नॉट एलिजिबल, यानी उससे पहले आपके पास यानी पीजी की जो है डिग्री 26/1/2024 से पहले पहले होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप देख ही चुके हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी द टाइम पीरियड फ्रॉम द registration to submit of this is the minimum period of registration in respect of all of the candidates who are registered for PhD shall be 3 years, यानी आप मिनिमम ईयर जो है वो आपके 3 साल हैं। ओके, द मैक्सिमम पीरियड, कितने साल मैक्सिमम पीरियड आपको मिल सकते हैं रिसर्च करने के लिए, तो द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी एक्सीड 5 ईयर्स, यानी 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक्सटेंशन, अब उसके बेस पे क्या है, एक्सटेंशन होगा, यानी मिनिमम आपके 3 साल होगा और मैक्सिमम 5 साल हो गए, और उसके बाद भी क्या है, एक्सटेंशन बियॉन्ड द 5 ईयर्स, 5 साल के बाद भी 1 साल का एक्सटेंशन हो गया, यानी 6 कितने का, मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी 5.5 साल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डीन कमेटी एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ द डीन या डायरेक्टर। ओके, फर्दर उसके बाद फिर एक्सटेंशन हो सकता है, फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड 5 ईयर्स एंड 6 मंथ कैन ओनली बी गिवन बाय द एकेडमिक कमेटी। उसके बाद यानी मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 5 है, और फिर उसके बाद एक एक्सटेंशन मिलेगा आपको 6 महीने का, और उसके बाद भी फिर फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 5.5 साल के बाद बाय द एकेडमिक कमेटी के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू, एकेडमिक, फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी फिर 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। इन हाईली एक्सेप्शनल सर्कमटेंस, हाईली एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस के बेस में मिलेगा। वो सर्कमटेंसेस क्या रहेंगी, मेडिकल एग्जीजेंसीज या नेचुरल कैलेमिटीज़ के बेस पे मिलेगा। सच एक्सटेंशन में नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके, द चीफ गाइड ऑफ द पीएचडी, यानी जो आपका जो सुपरवाइज़र होगा, चीफ गाइड ऑफ पीएचडी स्टूडेंट शैल गिवन क्लियर रीजन फॉर द डिले ऑफ द एकेडमिक कमेटी एंड मस्ट प्रेजेंट द केस बिफोर एकेडमिक कमेटी, यानी जो आपको सुपरवाइज़र को क्लियर कट देना होगा कि क्या रीज़न था जो कि इस रिसर्च स्कॉलर की जो है पीएचडी, इस एक्सटेंशन की ज़रूरत है कि पीएचडी ये टाइम पे नहीं कर पाया, तो ये पूरा क्लियर कट देना होगा, यानी आपके चीफ गाइड को, चीफ गाइड आपका यानी सुपरवाइज़र को। ओके, इन केस ऑफ एक्सटेंशन बियॉन्ड 6 ईयर्स, अगर 6 साल तक, क्योंकि 5 फिर 6 महीने, फिर 6 महीने का एकेडमिक काउंसिल देगी उसके बाद, तो यानी 6 के बाद ईयर्स विदाउट जस्टिफिकेबल रीजन, ये एज मैंशन अबव द पीएचडी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड, यानी 6 साल तक भी नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसका एडमिशन फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, क्या फेलियर टू सबमिट thesis within stipulated time period of the maximum 5 years with the extension after approval up to 5.5 years, यानी 6 in exceptional circumstances why prior approval of the academic committee shall lead to cancellation of the, उसके बाद क्या है, कैंसिलेशन हो जाएगा। ओके, यानी मैक्सिमम क्या है, वो 6 साल है। अभी मेथड ऑफ सिलेक्शन का क्या पैटर्न रहेगा पीएचडी के लिए, तो देखिए इनकी 3 स्टेज हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट और सेकंड के जो मार्क्स हैं वो आपके 30 + 40 यानी 70 मार्क्स हैं दोनों के मिला के, तो टोटल ड्यूरेशन वो आपको 90 मिनट्स से मिलेंगे दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेज थर्ड, तो कैंडिडेट्स के एलिजिबिलिटी के लिए उसका कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड में कितने 35 मार्क्स आपके होने चाहिए। कैंडिडेट्स डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया टू क्वालिफाइंग द फॉर स्टेज थर्ड विद क्या विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। अगर थर्ड के लिए हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 100% सिलेक्शन हो गया। ओके, तो क्योंकि वो एक मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पे इस वेटेज वो रहेगा। अब ये स्पेशल वेटेज किसे देंगे, तो मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स विल बी एडेड, उनके ये है 10 मार्क्स उनके एडेड
उन्हें बेनिफिट देंगे ऑफ द स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द कैंडिडेट्स हु फुलफिल बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करेगा? दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज थर्ड, जो एलिजिबल स्टेज थर्ड के लिए है, और दे आल्सो होल्ड अ मेडिकल डिग्री, जिसके पास मेडिकल डिग्री हो, MBBS, MDS, BD, MDS, DNM, MD, MS, DM, MCH या MSc नर्सिंग या इक्विवेलेंट है। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए 10 मार्क्स रहेंगे फर्स्ट और सेकंड इसमें। दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज थर्ड, जो एलिजिबल थर्ड के नहीं हो। दे आल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने किया होगा। ओके, तो वो आप ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है। ओके, यानी ऑन फेलोशिप, गवर्नमेंट फेलोशिप ये आ गए, और उसके बाद स्टेट थर्ड है। स्टेट थर्ड जो है वो कैरिंग यानी 20 मार्क्स का रहेगा। फाइनल रिजल्ट्स, कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर 50% मार्क्स इन स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जिसने क्या है, कैंडिडेट्स ने फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो है 50% क्वालिफाइंग किया हो, एंड थर्ड combined 50 and 100 shall be eligible for admission and shall be included in the final merit list। यानी तीनों का मिला के आपको 50% जो है मार्क्स का आपको क्वालिफाइंग करना होगा, वही क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी 50%। उसी के बेस पे मेरिट देने के, अगर कम में उससे कम ला पाते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नाम नहीं रहेगा। ओके, प्रोसेस ऑफ सीट्स एलोकेशंस, ये एलोकेशंस का प्रोसेस है उनका। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन, वो एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑनलाइन रहेगा। सही है, एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए, करेक्ट के लिए एक 1+ मिलेगा। ओके, यानी 1+, और अगर रॉन्ग हो जाता तो 1/3, यानी 33% जो है आपसे मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। 1/3 और 4, अगर कोई आप रिव्यू फॉर रिव्यू या नोट आंसर, आप कोई आंसर नहीं करते, रिव्यू करते हो, तो उस पर कोई भी आपको आंसर, यानी कोई भी ना तो आपको नुकसान होगा ना उसमें फ़ायदा होगा। ओके, मेथड ऑफ रिसॉल्विंग टाइज, मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सीनियर होता है उसे प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर टाई हो जाता है तो। ज्वाइनिंग एज पर द डेट ऑफ गिवन हिज या हर प्रोविजनल ऑफर लेटर, ऑफर लेटर आपको मिलेगा, उसमें आपको क्या ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाएगी। The PhD seats can shall lapse if the selected candidates do not join by, यानी 30 मार्च तक अगर वो ज्वाइन नहीं करता है फॉर जन, सही है, 30 मार्च तक फॉर जनवरी सेशन, जनवरी, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर, यानी 30 मार्च के बाद वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, रूल्स फॉर एडमिशन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स नॉन मेडिकल एप्लीकेशन फॉर एम्स एम्प्लॉइज़ ओनली, ये एम्स एम्प्लॉइज़ ओनली के लिए, ये उनके लिए टर्म कंडीशन है। जनरल लोगों के लिए लीव्स एंड अदर रूल्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो उनके लिए ये रूल है अप्लाई करने के लिए। नहीं, हाँ, ये तो उसके लिए, जनरल के लिए। द क्या, द PhD स्टूडेंट्स आर इंटाइटल फॉर 30 डे लीव्स एवरी, यानी उन्हें हर साल कितने दिन की लीव मिलेगी, 1 महीने की मिलेगी, यानी 30 डेज़ की। इफ़ यू लीव अवेलेबल एक्सीड द लिमिट विद इन अ ईयर, तो देन द एक्सटेंडेड पीरियड इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड हिज हर मिनिमम रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सटेंडेड फॉर द सेम ड्यूरेशन। ओके, however, the extraordinary leave cannot be more than 3 months in the entire registration period of 5 years, यानी 3 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। Any such extension beyond 3 months shall be lead to the registration being cancelled। The female candidate shall be entitled for the maternity leave, यानी वो उन्हें maternity भी leave मिलेगी, वो maternity leave रहती है 6 मंथ्स की। ओके, ये इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये ब्रीफली देख लीजिएगा, और कुछ अगर बताने में कोई हम मिस्टेक हुई है तो इग्नोर कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, ये प्रोसेस है ऑनलाइन का, हमें किस तरह से ऑनलाइन करना है, और क्या कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये ब्रीफली थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा।
ये फीस का चार्ट है, आप देख सकते हो। पीएचडी के लिए देखिए इस तरह से अप्लाई करना है, लॉगिन होना है, आप देख सकते हो ये। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, तो आपकी कोई मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि करेक्शन जो विंडो खुलेगी फरवरी में, 2 फरवरी में, उसकी भी कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख सकते हैं किसका एक्सेप्ट होता है और किसका रिजेक्ट होता है। तो यानी फ़ोटो वगैरह भी जो क्या है क्लियर होने चाहिए आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।